नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिन रविवार का है तो आज किसी एक खबर पे वीकेंड बात कर लेते हैं। दरअसल कल दिन से लेके इनफैक्ट सोशल मीडिया पर एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है। वो क्लिप है पाकिस्तानी, एक सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, हामिद मीर, जहां वो कह रहे हैं कि कैसे इस देश के एक बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी उन्हें पैसे देकर भारत के खिलाफ बोलने के लिए कहते हैं। उस क्लिप में वो कह रहे हैं कि हमें कहा जाता है, खूब पैसे मिलते हैं कि आप 2-3 मिनट भारत के खिलाफ बोलिए, उसके एवज में खूब पैसे मिलते हैं और हम भारत के खिलाफ खूब बोलते हैं, उसके बाद फिर वो एंटी पाकिस्तान 10 मिनट बोलते हैं, उससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। ये हामिद मीर कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी भारत के खिलाफ बोलने के पैसे देते हैं उनको। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी एक बाइट, ये जो है इस तरह का एक क्लिप चल रहा है, ये मैं जिक्र कर रहा हूं। दरअसल ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये भारतीय मीडिया का रोज रोज सबसे निचला स्तर देखने को मिल रहा है। हर बार हमें लगता था कि नहीं, इससे नीचे कहां जाएगी, लेकिन फिर कोई नया चेहरा आता है। पिछले 10 साल से देख रहे हैं कैसे मोदी नामा वो मीडिया गा रही है, कैसे वो करते, तो हमको लगता था कि यार ये सबसे लोएस्ट है मीडिया का, इससे नीचे तो क्या जाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन अभी जब भारत पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें जो मीडिया ने रोल अपनाया, उससे तो वो मोदी नामा ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड लग रहा था। वो जितनी घटिया पत्रकारिता उस कन्फ्लिक्ट के दौरान हुई, पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। हमें लगा उससे नीचे अब क्या जाएगी, लेकिन अब ये अर्नब गोस्वामी का को लेकर जो हामिद मीर कह रहे हैं, अगर ये सच है तो फिर ये शर्म की बात है। बहुत दुख की बात है कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। ये अर्नब गोस्वामी पहले भी एक टीआरपी के चक्कर में जेल की हवा खा चुके हैं, आपको मालूम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक 2014 के बाद ये चीजें बदली क्यों? 2014 तक तो फिर भी चीजें ठीक थी। भारत में मीडिया इंडिपेंडेंस की रैंकिंग भी अच्छी थी, मीडिया काम भी ठीक कर, हालांकि फ्री मीडिया कभी ऐसा नहीं रहा था कि सो कॉल्ड फ्री मीडिया है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के दौर में भी मीडिया खड़ी रही थी सरकार के खिलाफ, कुछ मीडिया हाउस। और उसके बाद भी मनमोहन सिंह के तो आखिरी 3 साल में मीडिया ने पूरा एंटी सरकार ही प्रोग्राम चलाया, पूरा एंटी गवर्नमेंट जो है वो सारी खबरें होती थी, और जो होनी भी चाहिए कि सरकार की सारे लूपहोल खोलने चाहिए। वो 2G स्कैम हो, कोल स्कैम हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, कितनी सारी चीजें थी। लेकिन अचानक 2014 के बाद चीजें बदल गई। ऐसा क्या हुआ? तो आपको इसके लिए याद करना होगा मोदी जी का वो एक छोटा सा इंटरव्यू का क्लिप जो उन्होंने बीबीसी को दिया था, जो डॉक्यूमेंट्री अभी बैन की गई थी भारत में, उसमें भी उस क्लिप को इस्तेमाल किया गया था, उस इंटरव्यू को। जब मोदी जी से पूछा गया कि 2002 के जो गुजरात रॉयट्स हुए थे, उसमें किस चीज को आप रिग्रेट करते हैं, तो मोदी जी ने कहा था कि मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं उस दौरान मीडिया को मैनेज नहीं कर पाया। ये एक लाइन पूरी कहानी बताती है कि वहां से उन्होंने क्या सबक सीखा, और 2014 में सत्ता में आते ही कैसे सबसे पहले उस पर काम शुरू किया। मोदी जी जानते थे कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, क्योंकि भारत के कानूनों में इतने लूपहोल्स हैं, भारत के जो संस्थाएं हैं उसमें इतनी कमियां हैं, उसको वो आसानी से अपने तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, चाहे ईडी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे कोई और संस्था हो, इन सबको मैनेज किया जा सकता है। वो आराम से सरकार के लिए, सरकार के हिसाब से काम कर सकती है। और रही बात अदालतों की, तो अदालतों को भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वक्त लगता है, और वो वक्त लगा क्योंकि अपनी सोच के जजेस का ऊपर तक पहुंचने में एक हायरार्की तो होती है ना, एक टाइम लगता है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी काफी हद तक कामयाब हुए। लेकिन इन सब चीजों को करना तो आसान था, लेकिन सबसे बड़ा खतरा था कि इन सब चीजों को लेकर आवाज ना उठे, कोई सवाल ना पूछ सके। सवाल कौन पूछता है? दो ही चीजें पूछ सकती सवाल, या विपक्ष या मीडिया। विपक्ष कमजोर, 54-55 सीट पे कांग्रेस, बाकी और छोटी पार्टियां। उसके बाद 44 सीट पे कांग्रेस।
विपक्ष के नाम पे कुछ था ही नहीं। मोदी जी तो विपक्ष मुक्त भारत करने के मूड में आ गए थे। तो बचता था सवाल पूछने वाला मीडिया। जब तक मीडिया था उन्हें मालूम था तब तक ये करना आसान नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने मीडिया को मैनेज किया, और मीडिया को मैनेज करने में बहुत बहुत रोल एक शख्स का है जिनका नाम हितेन जोशी है, जो पीएमओ में है बाकायदा। पिछले कई सालों से बहुत कम लोगों को उनकी तस्वीर मालूम, बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता है। लेकिन मीडिया इस देश में कैसे काम करती है ये हितेन जोशी पर ही सारा डिपेंड करता है। और जोशी जी कौन है? अगर आपने राजदीप सरदेसाई की लेटेस्ट बुक पढ़ी हो, जो 2024 चुनाव के बाद उनके, उसमें उन्होंने बाकायदा उसका जिक्र किया और किसी ने डिनाई भी नहीं किया कि किस तरह से उन जोशी जी के ऑफिस से हर चैनल को डिक्टेट आते हैं कि क्या नैरेटिव आज चलना है, किस एजेंडे को आज आगे बढ़ाना है और कैसे आगे बढ़ाना है। और दूसरे थे कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी मीडिया में थे और मोदी जी के करीबी थे, जिनमें से एक नाम रजत शर्मा है। ये किसी से छुपा नहीं है। इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा एक वक्त में एबीवीपी के सक्रिय मेंबर थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी के चुनाव भी लड़े थे। अरुण जेटली के उस वक्त के दोस्त हैं, विजय गोयल के उस वक्त के दोस्त हैं। उन्हीं के थ्रू मोदी जी से मुलाकात हुई। एक वक्त में इंडिया टीवी फाइनेंशियली बहुत बुरी हालत में था। अल जजीरा चैनल का जो है वो कंटेंट चलाने पे मजबूर हो गया था। लेकिन फिर कहीं से किसी के थ्रू कुछ फाइनेंस आया, कुछ जो है आपको मदद मिली, कुछ इन्वेस्टमेंट हुई और चैनल चल पड़ा। और उसके बाद फिर ये खेल खेला गया दो फ्रंट पर, एक मीडिया को मैनेज करने में और दूसरा राहुल गांधी की पप्पू इमेज बनाने पे। इन दो फ्रंट पे काम शुरू हो गया था 2010-11 के आसपास। वहां से लेके फिर मीडिया मैनेज हुआ। मीडिया क्यों मैनेज हो पाया, इसकी एक बहुत बड़ी वजह खुद कांग्रेस की यूपीए सरकार भी है। जी हाँ, यूपीए सरकार की गलती की वजह से मोदी जी को मौका मिला मीडिया को मैनेज करने का। अभी कल या परसों या 2 दिन पहले मैं मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद है उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कपिल सिब्बल के चैनल पर। वो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में हुआ करते थे, आईएनबी मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद मनमोहन सिंह के सामने ये प्रस्ताव रखा था, पूर्व प्रधानमंत्री के सामने, कि भारत में इस वक्त तकरीबन 900 न्यूज चैनल है। और उन्होंने कहा था कि 900 न्यूज चैनल के लिए भारत की मार्केट नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट नहीं झेल सकती। इसलिए उन्होंने आइडिया दिया था कि हर भाषा के 4-4 चैनल हम ऑक्शन कर देते हैं और 2-4 चैनल दूसरे कर देते हैं, 100 चैनल से ज़्यादा नहीं रहने देंगे। लेकिन उस सरकार ने, उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया। उनको इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि ये बाद में इतना बड़ा एक हथियार के रूप में उन्हीं की पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। अब उस वक्त हम भी इसी लाइन में थे। जो लोग चैनल ला रहे थे, जो लोग चैनल खोल रहे थे, वो लोग मैक्सिमम 98% लोग वो थे जो जिनका जर्नलिज्म से कोई लेना देना भी नहीं था। जो जर्नलिस्ट नहीं थे, बहुत सारे तो बिल्डर थे और उन सब का, बहुत सारे दूसरे व्यवसाय में जुड़े हुए थे। उन सब का एक ही मकसद था कि मीडिया हाउस का मालिक बन के पावर हाथ में लेते हैं, सत्ता के नजदीक जाते हैं और उसके जरिए अपने दूसरे काले कारनामों पर पर्दा डालेंगे। ये उनका एकमात्र मकसद था। इसलिए भारत में कुकुरमुत्ते की तरह न्यूज चैनल उग गए। आप सोच सकते हैं, 1000 के आसपास, 900 न्यूज चैनल के आसपास हो गए। इतने न्यूज चैनल हर भाषा के मिला के टोटल। फिर हुआ क्या, जो मेन मीडिया थी, जो बड़े मीडिया हाउस थे, वो सरकार के खिलाफ काम करते रहे। मनमोहन सिंह सरकार ने जो है वो नहीं ध्यान दिया इस पे। इधर अंदर ही अंदर काम चल रहा था। रजत शर्मा हो गए या दूसरे लोग हो गए, वो अपना काम कर रहे थे और एक इनडायरेक्ट फंडिंग सब जगह जाने लगी थी, क्योंकि सरकार गुजरात में अपनी थी। इनडायरेक्ट फंडिंग के जरिए
बहुत मैनेज तरीके से सारी चीज़ों को किया गया। एक तरफ राहुल गांधी की पप्पू इमेज बनाई गई, दूसरी तरफ अन्ना हजारे को खड़ा किया गया, अन्ना हजारे के नाम पे एक आंदोलन जो है खड़ा किया गया, उसको पूरा फाइनेंस किया गया और अन्ना हजारे को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले, इसके लिए मीडिया हाउसेस को बाकायदा खूब रेवेन्यू दिया गया। अभी किसने दिया, क्या दिया, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसके लिए सबूत अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त अंदर था तो मैं खेल जान रहा था। और इस तरीके से सरकार 2014 में पलट गई। मनमोहन सिंह ने जो खुले तौर पे, मनमोहन सिंह की सरकार ने लाइसेंस बांटे थे, वही बाद में मुसीबत बन गए। और उस वक्त मेरे ख्याल से मुझे याद है बहुत कम, आपको मीडिया चैनल खोलना था तो बहुत कम जरूरत पड़ती थी। पहले तो 3 करोड़ वर्थ दिखानी पड़ती थी मीडिया कंपनी की, फिर शायद बाद में बढ़ा के 20 करोड़ कर दी थी, 20 करोड़ या 25 करोड़ कर दी थी। बहुत आसान था मीडिया चैनल लेना। कई बार एक ही मीडिया हाउस, जैसे मैं एक चैनल ले लिया, उसके बाद रीजनल न्यूज चैनल के नाम पे कई लाइसेंस ले लेते थे। वो एक ही मीडिया हाउस के पास 10-10 लाइसेंस होते थे और उसमें से फिर वो कई लाइसेंस बेच देते थे, आगे किसी और को दे देते थे। ये भी खेल चल रहा था। खैर, वो खेल कभी और समझाऊंगा। फिर आया 14, फिर मोदी जी के लिए काम आसान। जो पहले से मैनेज हो चुके थे उन्हें उस मैनेजमेंट को कायम रखना था, क्योंकि उसकी एवज में हर मालिक, हर न्यूज चैनल मालिक की फाइल पीएमओ के पास पहुंच चुकी थी। अब 2 ही ऑप्शन उनके सामने थे, या तो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कीजिए और फिर अपनी फाइल खोलने के बाद जो कार्रवाई होगी उसके लिए तैयार रहिए। प्रणव राय सबसे बड़ा उदाहरण है उसका, जो नहीं झुके और अल्टीमेटली क्या हुआ। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये था, जो हम कह रहे हैं वो करते रहिए, हमें हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करते रहेंगे, यानी आपको सस्टेन करते रहेंगे, एड रेवेन्यू सरकार से मिलता रहेगा या जो भी रेवेन्यू। दूसरा आसान था तरीका, दूसरा अपना लिया सबने, क्योंकि जेल जाने से तो सबको डर लगता है। जिसने नहीं अपनाया उसका हाल प्रणव रॉय जैसा हो गया कि अल्टीमेटली खुद के मीडिया हाउस से, खुद को स्टैब्लिश किए हुए चैनल से बाहर कर दिया उनको। और जो साथ चले उनके हर साल के बड़े फंक्शन में मोदी जी खुद पहुंच जाते हैं, खुद कहते हैं तुम्हारी दुकान मैं चलाऊंगा। रजत शर्मा के तो मेरे ख्याल से वेडिंग एनिवर्सरी पे भी पूरे तामझाम था सबका। खैर, वो पर्सनल रिलेशन भी हो सकते हैं, उसमें कमेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन हुआ ये। बाकी जो छोटे थे चैनल, जो बिल्डर जो थे, वो उनकी तो सबकी फाइलें पहले से पता थी, उन्हीं फाइलों को दबाने के लिए वो मीडिया हाउस उन्होंने खोले थे। वो मजबूरी थी उनकी, उनको सिर्फ एक डिक्टेट आया कि इस लाइन पे चलिए, वरना जेल का दरवाज़ा उधर है, कल ही सीबीआई या ईडी पहुंच जाएगी। वो बेचारे उस लाइन पे चल पड़े और रास्ते में बहुत सारों ने दम तोड़ लिया। आज की डेट में बहुत से न्यूज़ चैनल वो है ही नहीं, शायद आधे ज़्यादा बंद भी हो गए। अब जो बचे हैं उनमें कंपटीशन ये है कि भाई सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी की पूजा अर्चना किया जाए, सरकार का ही गुणगान किया जाए, विपक्ष को स्पेस ना दिया जाए। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को स्पेस ना दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा उसमें एक नुक्ता है। अब कुछ लोग हैं जो उससे भी ज़्यादा बेशर्म निकले, जैसे वो एक शायद सुदर्शन न्यूज़ या क्या है ऐसा, उसके मालिक का पत्रकारिता से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन आज की डेट में कहने को मीडिया हाउस चलाते हैं, लेकिन क्या चलाते हैं ये आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं। कभी देखिएगा सोशल मीडिया पर जाके कि उनके क्या क्या कारनामे। तो ये हथियार खुद मनमोहन सिंह सरकार ने मोदी जी को पकड़ाया था और मोदी जी ने उसका इस्तेमाल बखूबी किया, अपने लिए किया। और 11 साल से लगातार उस हथियार से क्या फायदा उनको हो रहा है ये हम देख रहे हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने जब जब मीडिया पे निशाना साधा, कोई ऐसे ही नहीं कहा, कोई फ्रस्ट्रेशन में नहीं साधा उन्होंने, उसके पीछे पूरी स्टडी थी और पूरा सोचा समझा तरीका था राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है 24 घंटा, हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी,
पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेगी। आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे, ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं और आपके हर एक के घर में घुसे हुए हैं। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आप समझे, एक चीज जो पहले मैंने बताया उसमें एक चीज और रह गई थी कि कुछ, मैंने प्रणव राय का एग्जांपल दिया, कुछ और मीडिया हाउसेज भी थे जो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रखना चाहते थे, उन्हें भी बिकने पर मजबूर किया गया। और मजे की बात है, बिके जो सही जर्नलिज्म करना चाहते थे, और खरीदार कौन थे? खरीदार थे वही जो मोदी जी के दाएं बाएं हाथ, यानी अडानी और अंबानी। खरीदार भी कोई तीसरा बाहर से नहीं आने दिया। कोई और देखा आपने टाटा, भारती या कोई और मीडिया में घुसा हो? अडानी और अंबानी के हाथ में मीडिया है, या उनके हाथ में है जो उनकी राह पर हैं, सरकार की राह पर हैं, जैसे अर्णब गोस्वामी। अब अर्णब गोस्वामी के पीछे किसका पैसा है ये भी आप पता लगा लीजिएगा, बीजेपी के किस आदमी का पैसा उनके पीछे लगा हुआ। इस सब के चक्कर में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे इन्होंने अपनी ही क्रेडिबिलिटी खो दी है। एक जमाने में इंडिया टुडे मैगजीन बहुत रेप्यूटेड मैगजीन इस भारत में मानी जाती थी और उसका एक नाम था। अब इंडिया टुडे के नाम से ही आज तक चला और आज तक का भी नाम हुआ। हम लोग उसके शुरुआती टीम के सदस्य हैं। हमें मालूम है, हमसे लोग ऑटोग्राफ लेने आते थे उस जमाने में, सेल्फी का जमाना नहीं था। लेकिन आज की डेट में वो नाम एक तरह से मिट्टी में मिल चुका है, विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। एबीपी न्यूज, आनंद बाजार पत्रिका, बड़ा नाम, भारतीय मीडिया में बड़ा नाम, धाकड़ ईमानदार पत्रकारिता की बेमिसाल मूर्त। आज की डेट में एबीपी, आनंद बाजार पत्रिका चैनल, अपनी पत्रिका पे जो उस पे मैगजीन के नाम पे उन्होंने रखा, क्या कर रहा है ये आप देख रहे हैं। जी न्यूज का मालिक दावे करता है हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म रखेंगे, लेकिन राज्यसभा सीट के चक्कर में लमलेट हो गए। और एनडीटीवी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि एनडीटीवी तो बिखरने पे ही मजबूर हो गया बेचारा। न्यूज़ 18 आपको मालूम ही है किसका है, अंबानी का है। तो ये कहानी इसलिए राहुल गांधी बार बार उठते, लेकिन अब इस कहानी में मैं आज क्यों ये दरअसल ये बात करना चाहता हूँ, लेकिन अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया है। जो ट्विस्ट ये आया है कि 11 साल मोदी जी ने खूब इस्तेमाल किया इस मीडिया को, गोद में बिठाकर गोदी मीडिया का नाम आराम से मिलने दिया। लेकिन राहुल गांधी पिछले 2 साल से लगातार मीडिया को निशाना साध रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड हो गए। फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए भाई साहब, सोच समझ के लगातार एक जख्म को कुरेदते रहो आप। वो लगातार, वो कहते हैं ना, वो कौन सा होता है, मैं भूल गया उस पक्षी का नाम, जो पेड़ में छेद करता था टक 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 एक ही जगह। राहुल गांधी वही कर रहे थे, लगातार मीडिया को पिन कर रहे हैं कि थक हार के या तो मीडिया खुद मजबूर हो या लोग मजबूर करें कि भाई इनको भी दिखाया करो, हमेशा एक तरफा ही क्यों दिखाते हैं। ये कोशिश उनकी थी और उस कोशिश में अब कामयाबी मिल रही है और बची खोचा असर खुद मीडिया ने पूरी कर दी। मीडिया जब तक मोदी का गुणगान कर रहा था ठीक चल रहा था। मोदी से सवाल पूछ रहे थे, आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है, या उनसे पूछ रहे थे आप आम चूस के खाते हो, काट के खाते हो, जेब में पर्स रखते हो, नहीं रखते हो, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन अभी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जिस निचले स्तर की पत्रकारिता इन गोदी मीडिया ने की है, वो खुद मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। 11 साल में पहली बार मोदी सरकार को नोटिफिकेशन निकालनी पड़ी मीडिया को लेकर कि रिस्ट्रिक्शन लगाने को कि आप ये ना करें। इंटरनेशनल स्तर पर इंडियन मीडिया की कवरेज के एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि देखिए लो लेवल की पत्रकारिता किसको कहते हैं। आज की डेट में भारतीय मीडिया
मोदी जी के बारे में ये भी कह देना कि मोदी जी ने जो है आज जो है वो जबरदस्त ऐसा कुछ कर दिया, आविष्कार कर दिया, दुनिया में आज तक नहीं हुआ, तो भी दुनिया के लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इस गोदी मीडिया ने अपना स्टैंडर्ड इतना नीचे गिरा दिया, अपना लेवल इतना नीचे गिरा दिया। तो मोदी जी को मजबूरी हो गई है इन चैनलों से थोड़ा सा दूरी बनाने की, इनको थोड़ा टाइट करने की, क्योंकि इनके साथ नाम सीधा मोदी जी का जुड़ता है। ये तो पूरी दुनिया में अब पता है कि भारतीय मीडिया एक तरफा कहानी दिखाती है, एक तरफा बात रखती है, विपक्ष को टारगेट करती है, विपक्ष से सवाल पूछती है, सरकार के गुणगान करती है। जब गुजरात में मोरबी पुल टूटता है, कुछ होता है, तो वहां मीडिया कहती है कि सिर्फ एक इंसिडेंस की वजह से सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन वहीं जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के कर्नाटक में अभी आरसीबी के विक्ट्री उसमें स्टैंपेड हो जाता है, तो वहां सरकार को कटघरे में खड़े करके इस्तीफे की मांग की जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड है। तो इसलिए मोदी जी की के बारे में जो मर्जी बोल ले, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। इसलिए मोदी जी के गले की हड्डी बन गई। ये मदद की राहुल गांधी की इस मीडिया ने कि अपना स्टैंडर्ड खुद गिराया। दूसरा, राहुल गांधी का लगातार पिन करना। और तीसरा, राहुल गांधी आए दिन, आज की डेट में आए दिन जब आप चैनल खोलो, हर तीसरे दिन सेंटर ऑफ द न्यूज कौन होता है? राहुल गांधी। रोज राहुल गांधी, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ उसके बाद आप देख रहे हो प्रधानमंत्री कितनी कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज स्पेस पूरा उनके कंट्रोल में आए। चुनावी रैलियां हो, चुनावी सभाएं हो, उद्घाटन हो, रेल उद्घाटन हो, कुछ भी हो, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उस दिन वही दिखे खबरों में। लेकिन राहुल गांधी इस गेम को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि गोदी मीडिया, गोदी में तो मोदी जी के, अब खेलूंगा मैं। इसलिए वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा सवाल खड़ा कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी झक मार के इन चैनलों को राहुल गांधी को स्पेस देना पड़ता है और सारी दिन की खबरें राहुल गांधी के आसपास घूम जाती है। अब परसों मोदी जी ने उद्घाटन किया, कश्मीर में रेल उसका उद्घाटन किया, वो फिल्मी स्टाइल में झंडा लहराते हुए ये सब कुछ किया। उस दिन कुछ घंटों के बाद आपने वो खबरें या विजुअल कहां दिखे? कौन है खबरों में 2 दिन से? राहुल गांधी। पहले बिहार में जाके नरेंद्र सरेंडर की बात करते हैं तो उस पर पूरी बीजेपी पिल पड़ती है और सब सवाल जो है वो राहुल गांधी को हमला करने लगते हैं राहुल गांधी पे। तो यानी खबर है राहुल गांधी की। हेडलाइन ये होती है कि बीजेपी ने साधा निशाना राहुल गांधी पर, बीजेपी ने राहुल गांधी को ये कहा, बीजेपी ने राहुल गांधी को ये क्या, चाहते हुए भी हेडलाइन से राहुल गांधी को नहीं हटा पा रहे। यही तो राहुल गांधी चाहते हैं, यही तो उनको चाहिए था कि वो खबरों में हो। अरे बदनाम हुई तो क्या हुआ, नाम तो होगा। एक ये भी कहानी है, लेकिन इसमें ऐसा ये लागू नहीं होता, मैं वैसे ही एक कहावत सी कह रहा हूं। फिर उसके बाद कल राहुल गांधी ने अखबारों में वो लेख लिख के, महाराष्ट्र में जो चुनाव को लेकर लेख लिखा उन्होंने, किस तरह से चोरी हो रहे हैं, मैच फिक्सिंग वाला हिसाब, उस पे कल से लेके फिर राहुल गांधी ही छाए हुए खबरों में, गोदी मीडिया में भी राहुल गांधी ही छाए हुए। इसको कहते हैं स्ट्रेटजी। मनमोहन सिंह सरकार की कमजोरी का इस्तेमाल मोदी जी ने किया और मोदी जी ने इस्तेमाल करने के बाद जो चीज गले की हड्डी बन गई, अब उसका इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं उन्हीं मोदी के खिलाफ। ये फिलहाल मीडिया को लेके गेम चल रहा है। आप देखिएगा, अभी आने वाले समय में भी देखिएगा, अब आप राहुल गांधी को खबरों से दूर नहीं कर सकते। आपको झक मार के स्पेस राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत बीजेपी को कहां आ रही है, गोदी मीडिया को दिक्कत कहां आ रही है कि जब स्पेस राहुल गांधी को मिलता है तो मोदी जी स्पेस से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि मोदी जी तो राहुल गांधी को जवाब नहीं देंगे, मोदी जी तो राहुल गांधी पे अटैक नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी पे अटैक कौन करता है? या तो प्रवक्ता या दूसरे नेता। जैसे अभी वो अखबार वाले लेख पे देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है तो देवेंद्र फडणवीस दिख रहे, तो मोदी जी तो कहीं नहीं दिख रहे ना। बीजेपी दिख रही है, मोदी जी नहीं दिख रहे। तकलीफ ये है। और अगर मोदी जी नहीं दिखेंगे तो इन चैनलों का बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा।
ये चलेंगे कैसे? दिक्कत ये है, अल्टीमेटली जब डाटा आता है, हर हफ्ते निकलता है, तो उस डाटा में तो यही दिखेगा ना जो मोदी जी के पास गए थे कि 1 घंटा इस टॉपिक पे ये खबर चली फलां चैनल में, और इस 1 घंटे में से आधा घंटा सिर्फ राहुल गांधी पे डिस्कशन होती रही, और इस आधे घंटे में या इस 1 घंटे में इतना मिनट राहुल गांधी, इतना मिनट बीजेपी। मोदी जी कहाँ है? मोदी जी तो है ही नहीं। या तो मोदी जी को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जब मोदी जी राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे तो खबरों में आएंगे, लेकिन मोदी जी को लगता है ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने का मतलब ही नहीं बनता। जो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आ सकते, जिनको लगता है मेरे लेवल के नहीं है, वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं? और अगर कभी गलती से अगर राहुल गांधी के सवालों का जवाब मोदी जी ने दे दिया तो समझ लो फिर राहुल गांधी के हाथ में बहुत बड़ी चाबी उन्होंने दे दी, क्योंकि राहुल गांधी तो चाहते हैं कि मोदी जी एक बार रिएक्ट करें उनके सवालों पे, फिर सवालों की बौछार राहुल गांधी की तरफ से जो आएगी, फिर मोदी जी उससे बच नहीं पाएंगे। ये अभी राहुल गांधी का बड़ा ज़बरदस्त खेल चल रहा है, जो एज मीडिया मैन मेरी समझ में आ रहा है। हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।